हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। ये साइंस का चैप्टर है। तो अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है, आप इसके बारे में सर्च कर रहे थे तो आप यहाँ सही जगह आए हैं, आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो हम इसकी रीडिंग लगाएं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या कि किसान जो है फसल उगाता है, ठीक है, खेत में। तो वो कैसे फसल उगाता है, उसको क्या क्या करना पड़ता है, वो क्या क्या डालता है खेत में, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड एंड रियरिंग एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है, सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि फसलों को उगाना किसके लिए, खाने के लिए और पशुपालन के लिए। तो पशुपालन के लिए और हमारे भोजन के लिए हम फसलें जो उगाते हैं उनको हम एग्रीकल्चर का नाम देते हैं, या फसलों को नहीं, उस प्रोसेस को एग्रीकल्चर का नाम देते हैं। प्लांट ग्रोन ऑन लार्ज स्केल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर कॉल्ड क्रॉप। और जो प्लांट लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं, मतलब एक खेत में बहुत सारी प्लांट उगाते हैं ना हम, तो जो वो लार्ज स्केल हो गया, बड़े पैमाने, बृहद पैमाने, लार्ज स्केल मतलब, तो उसको क्रॉप कहते हैं। तो वो प्लांट जो हमने एक साथ उगाए हैं ताकि हम ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सकें, उनको क्रॉप कहते हैं। और सेम काइंड ऑफ ग्रोन ऑन लार्जर स्केल एज कैटल फूड आर कॉल्ड फॉडर। और अगर यही हमने पशुओं के चारे के लिए किया है तो हम उसको फॉडर नाम देंगे। आगे बढ़ें। The crops are classified into two types based on different seasons during which it is cultivated in India। मैंने कहा है कि इंडिया में कल्टीवेट हो रही हैं, इंडिया में उगाई जा रही हैं, तो ये दो सीजन के आधार पे इनको बांटा गया है। सबसे पहले कहा गया है खरीफ क्रॉप और फिर कहा जाएगा रबी क्रॉप दूसरी। तो उन्होंने कहा है कि कुछ क्रॉप को हम लोग जून के महीने में बोते हैं और सितंबर के महीने में काटते हैं। तो जून के महीने में क्या होता है, गर्मियों में के टाइम पर हम बोएंगे और सितंबर के टाइम पर, बरसात के टाइम पर हम लोग इसको काट लेंगे, उसको खरीफ की क्रॉप कहेंगे। तो इसमें पैडी या जिसको राइस कहते हैं, मेज या मक्का, कॉटन या सूत जिसको तुम लोग कहते हो, रुई, शुगर केन, कॉटन 2 बार हो गया, इग्नोर करना, ये सब खरीफ क्रॉप आते हैं। यानी कि चावल को कब बोया जाएगा, मेनली जून में बोया जाएगा और सितंबर में काटा जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने। आगे लिखा है खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। तो इसी टाइम पर मानसून की शुरुआत होने लगती है, जून में, जुलाई में। तो जून के टाइम पर ऑनसेट ऑफ मानसून यानी मानसून की शुरुआत, बारिश की शुरुआत में इन फसलों को उगाया जाता है। आगे लिखा है दूसरी क्रॉप का, क्रॉप्स दैट आर प्लांटेड इन लेट अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। और जो सितंबर के बाद आता है अक्टूबर और लेट अक्टूबर या नवंबर। तो अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर की शुरुआत में जो बोई जाती हैं उन फसलों को रबी की क्रॉप्स कहते हैं, जिसमें वीट, बार्ली, पी और मस्टर्ड, यानी कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया और सरसों हो गया, ये रबी की क्रॉप्स हैं। तो रबी की क्रॉप्स क्या होंगी, ये अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में, यानी कि सर्दियों की शुरुआत लगभग जहाँ बरसात एंड हो जाती है वहाँ बोई जाएंगी। और कहाँ पर कब काटी जाएंगी, ये लेट मार्च में, ठीक है, मार्च में यानी गर्मियों की शुरुआत में। ठंडों की फसलें हैं वो, बरसात की फसल। आगे, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री। हमारे देश के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती ही है। द क्रॉप्स ग्रोन फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और जो हम फसलें उगाते हैं वो पूरी कंट्री को, पूरे देश के लोगों को खाना खिलाती हैं। मतलब एक जगह की फसल नहीं, पूरे देश में अलग अलग जगह खेती हो रही है, तो अलग अलग जगह जो खेती होती है वही तो सारे लोग खाते हैं। आप जो गेहूं खाते हो, रोटी खाते हो, वो उसी फसल से तो आया है। आगे लिखा है एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर। यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। इकोनॉमिक सेक्टर आप आगे जाके समझेंगे, अभी इतना समझ लो कि ये आर्थिक सेक्टर होता है जिसमें पैसा वैसे का लेन देन होता है। तो मेनली इस पर ही निर्भर हैं लोग बाग, इसी से पैसा आता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे रोजगार का या इकोनॉमिक सेक्टर का। द डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरिड आउट टू कल्टिवेट क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। और जो चीज़ें हमको, जो एक्टिविटी करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स, फसल में, खेत में फसल उगाने के लिए, उनको कहते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आगे लिखा है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स यूज फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट वो हथियार, वो औजार हैं, वो सामग्री है जो हम फसलों को उगाने में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि
कि दीज आर दी मेन agriculture practices in sequence. These are the main agriculture practices in sequence that they are performed. तो sequence में बताया है, सबसे पहले है plugging of the soil. plugging करना या फिर खेती करना या फिर loosening of soil करना, उसको जुताई करना प्लगिंग कहलाता है. फिर है सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ सीड, फिर है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ यानी इरिगेशन, फिर है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह डालो, मैन्योर डालो. 5वां आएगा वीडिसाइड्स, वीड डालो, हार्वेस्टिंग करो उसकी, और फिर क्या करना है, स्टोरिंग करना है. तो ये सारे स्टेप्स हैं, इन्हीं सारे स्टेप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो देखिए शुरू कहाँ से करते हैं हम लोग. शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. अपने पास जो ज़मीन है, अपने पास जो लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड, उसको तुम्हें तैयार करना पड़ेगा. तुम डायरेक्ट जाके कोई ज़मीन पड़ी है आपने साल भर छोड़ रखी, उसमें डायरेक्ट से बीज नहीं बो सकते हो, ठीक है, क्योंकि खेत की जो फसल की जो रूट्स हैं उनको सॉइल में अंदर तक जाना है, बढ़िया उससे एयर वेयर भी होनी चाहिए, सॉइल लूज होनी चाहिए, तब जाके आप उसमें फसल बो सकते हो. तो हमें सॉइल को लूज करना पड़ता है. देखा है प्लगिंग और प्रिपरेशन ऑफ दी सॉइल. प्लगिंग यानी जोतना उसे. द सॉइल ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर सोइंग दी सीड. सीड को सो करना है, बोना है, तो लैंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा. The soil is first plugged to loosen it. Doing so improves soil aeration and help in the plant to absorb nutrient and water from the soil. तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सॉइल को लूज करना पड़ता है, उसको भुरभुरा बनाना पड़ता है, ताकि हम क्या कर पाएँ, उसमें प्रॉपर एयर जा सके, जिससे अच्छा प्लांट आए और प्लांट अच्छे न्यूट्रिएंट, ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करें. सख्त मिट्टी में नहीं उगते हैं. लूजन सॉइल हेल्प इन द रूट टू ग्रो फ्रीली एंड डीपर इन दी सॉइल. इससे क्या होता है, रूट आसानी से गहराई में भी जाती हैं. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग. यही प्रोसेस, लूजनिंग ऑफ द सॉइल की प्रोसेस यानी सॉइल को भुरभुरा बनाने की प्रक्रिया जैसे भी हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लगिंग. अब आगे है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट. अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं, औजार किन किन का यूज़ करते हैं. तो बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल ऑफ द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर ईल्ड. अनाज के दानों जितनी छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल करने पड़ते. मतलब एक उन्होंने कंपैरिजन बताया कि बहुत छोटे छोटे डीम, मतलब बड़े बड़े डीम बोनी चाहिए तुमको. डीमा जिनको एक्चुअली नाम आ रहा था बार बार जिनको कहते हैं, तो वो तुमको बड़े बड़े सॉइल के क्लस्टर क्लम्प नहीं चाहिए हैं, लूज करना पड़ेगा. द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लग, हो एंड कल्टिवेटर. तो मेन टूल है, मेन हथियार हैं जो जिनसे सॉइल की लूजनिंग हो रही है आजकल इंडिया में, तो वो है प्लग, जिसको हल कहते हैं, हो जिसको कुदाल कहते हैं, और कल्टीवेटर जो अपना बोनी मशीन, नहीं उसको कहोगे आप हल ही कहोगे, पंजा कहोगे एक्चुअली यहाँ पर. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अब इसको देखें, सबसे पहले है प्लग, हल. आपने देखा होगा, देखो ये है हल, ये प्लग है. पुराने ज़माने में यूज़ होता था. फार्मर यूज इम्प्लीमेंट नोन एज प्लग मेड अप ऑफ वुड विच इज़ पुल्ड बाय ए पेयर ऑफ बुल. तो फार्मर ये यूज़ करते थे, किसान ये यूज़ करते थे, जिनके पीछे बैलों को बांध देते थे. इधर से बैल इसको खींचते थे आगे की, और पीछे से ये मिट्टी में धंसता जाता था और मिट्टी को उखाड़ता जाता था. द लॉग ऑफ वुड इज कॉल्ड वुड प्लग शाफ्ट. और ये लंबा जो लट्ठा है इसको प्लग शाफ्ट कहते हैं. इट हैज़ ए हैंडल एट वन एंड while the other end is attached to a beam placed on the neck of the animal. इसके पास एक हैंड में एक तरफ हैंडल होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ एनिमल. तो एक में तो ये हैंडल होगा अलग इधर, और दूसरे में यहाँ पर बीम होगी, एक लठ सा डला होगा, उस पर जानवरों के ऊपर हम जिसको धरते या रखते हैं. सॉरी. अब लिखा है Nowadays iron plugs are increasingly used. और आजकल के समय में आयरन प्लग्स को हम यूज़ करने लगे, लोहे के प्लग को, हल को यूज़ करने लगे. लेकिन आजकल तो ज़्यादातर मशीन से होती है ये प्लगिंग. इन कंटेन ए लॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर. कहाँ पर है ये, शायद बनी हो, नहीं, ठीक. उन्होंने कहा आजकल हम एक लंबा लोहे का आयरन का प्लग यूज़ करने लगे हैं, जिसमें लंबा जो यहाँ पर प्लग शाफ्ट है वहाँ प्लग शेयर होती है. एनिमल एज द एनिमल पुल
द प्लग एट द पॉइंटेड एंड डिग इनटू द सॉइल एंड लूजन इट इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आजकल लोहे का हो रहा है यूज़ और बिल्कुल सेम ही है, ये ट्रेडिशनल मेथड है यानी पारंपरिक तरीका है। हो यानी होता है कुदाल, देखो ये हो बना हुआ है। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, यहाँ पर लॉन्ग रॉड होगी। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंड, ये होगा स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंड, बड़ा सा बेंड किनारा होगा, जैसे कुदाल देखी नहीं है वैसे उसमें होता है। आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, और ये ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल, इसको भी एनिमल पुल करते हैं। आगे है कल्टीवेटर, या फिर जिसको तुम लोग पंजा मशीन पंजा बोलोगे। तो कल्टीवेटर क्या है? प्लगिंग टेक्निक हैव इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, समय के साथ प्लगिंग की टेक्निक इम्प्रूव हुई हैं। इम्प्लीमेंट कॉल्ड कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर आर यूज, तो ये ट्रैक्टर है, ये कल्टीवेटर उसके आगे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, ये यूज़ होती है। दिस इज मॉडर्न टेक्निक टू सेव लॉट ऑफ टाइम ऑफ फार्मर। इससे घंटे भर में 1 एकड़ 2 एकड़ खेत खत्म हो जाते हैं, प्लग हो जाते हैं, कल्टीवेट हो जाते हैं। तो ये टाइम बचाती है किसानों का, जिसमें बहुत टाइम पहले लगता था। दूसरा है लेवलिंग ऑफ सॉइल। अब आपने सॉइल को उल्टा पल्टा कर दिया, अब उसकी लेवलिंग एक जैसा करो भाई आप उसको। तो लेवलिंग ऑफ द सॉइल किससे करते हैं? हम लिखा है द मॉइस्ट सॉइल दैट कम टू द सरफेस आफ्टर बीइंग प्लग्ड फॉर्म्स क्लम्प्स। उन्होंने कहा है कि ये जो नीचे से आपने मिट्टी निकाली, ये गीली होती है, ये ऊपर आके क्लम्प्स बना लेती है, बड़े बड़े ढेर बना लेती है मिट्टी के। दिस क्लम्प्स आर क्रश्ड यूजिंग वुडन प्लैंक कॉल्ड लेवलर, और इन प्लंक को क्रश कर दिया जाता है, इनको तोड़ दिया जाता है लकड़ी के लट्ठे की सहायता से, उनको लेवलर कहते हैं, पट प्लैंक यानी कि। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग, और इस प्रोसेस को लेवलिंग कहते हैं। आगे लिखा है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। देखो भाई, आपने सॉइल को लूज कर लिया, अब राइट काइंड ऑफ सीड आपको सिलेक्ट करने हैं कि कैसे आपको, जैसे आपने मान लिया गेहूं बोना है तो सब तरह के बीज थोड़ी डालोगे, अच्छे अच्छे बीज डालोगे। तो देखो क्या करते हैं, द सीड आर देन सोड इन द लूज एंड एरिएटेड सॉइल। तो लूज कर दी सॉइल, उसमें सो किए जाएंगे, बोए जाएंगे, डाले जाएंगे। इट इज नोन एज सोइंग, इस प्रोसेस को सोइंग या बुवाई बोलते हैं। हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हेल्दी या स्वस्थ सीड जो अच्छे पौधे पैदा करें उनको सिलेक्ट किया जाता है। अब आगे लिखा है सिलेक्टेड सीड्स आर केप्ट इन कंटेनर्स ऑफ वाटर। जो सीड अपन ने सिलेक्ट किए उन्हें पानी के कंटेनर में डालते हैं। डैमेज सीड फ्लोट ऑन वाटर, और जो गंदे बेकार सीड होते हैं जो प्लांट नहीं देते हैं, डैमेज सीड जो है वो फ्लोट कर जाते हैं, तैर जाते हैं, वाइल दी हेल्दी सीड सिंक इन दी वाटर। तो आपने जैसे गेहूं डाला, मान लो एक किसी बड़े से बर्तन में, उसमें जो खराब गेहूं के बीज होंगे वो ऊपर तैर जाएंगे, अच्छे अच्छे वाले नीचे चले जाएंगे, वो आपको अच्छे अच्छे वाले डालने हैं। ठीक है, आगे लिखा है सीड्स आर सोन एट इक्वल एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से खास सही दूरी पर बीज डाले जाएंगे खेत में। इससे होगा क्या, दिस गिव स्पेस टू ईच सीड टू डेवलप रूट्स। इससे स्पेस मिलेगा, इससे उसको बीच में गैप रहेगा दो सीड के बीच में, ताकि उनकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाए। अगर बहुत पास पास हो जाएंगे तो रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। अब लिखा है इफ द सीड आर क्रैम्ड इट लीड्स टू ओवर क्राउडिंग, द सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ। ठीक है, उन्होंने कहा है कि, तो उन्होंने कहा है कि अगर सीड को तुमने बहुत पास पास डाल दिया तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, उनकी भीड़ भाड़ हो जाएगी। द सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ, और उसको राइट डिस्टेंस एक दूसरे पे तो बोना ही है, साथ साथ अच्छी गहराई पे भी बोना है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। ऊपर ऊपर डले रहेंगे तो क्या होगा, पक्षी खा लेंगे उसको। इफ द सीड इज सोन इन शैलो डेप्थ, यानी कि कम गहराई में बोया गया है, द बर्ड एंड एनिमल विल फाइंड एंड ईट देम। बर्ड और एनिमल जो खेत पे आते हैं, खेत के ऊपर बैठेंगे और उनको मिल जाएंगे, वो तो खा लेंगे। इफ द सोइंग इज डीप देन द सीड विल बी डेप्रेव ऑफ एयर एंड विल नॉट जर्मिनेट। उन्होंने कहा है टू डीप, अगर सीड को आपने इसके चक्कर में और गहरा बो दिया तो ना उसको एयर मिलेगा और ना ही वो जर्मिनेट होगा। तो आपको सही डेप्थ पे भी बोना बहुत ज़रूरी है। अब आगे उन्होंने कहा है सीड्स आर ट्रीटेड बिफोर द प्लांटिंग ऑफ
सीड, उनको ट्रीट किया जाता है, उनमें क्या किया जाता है, बहुत सारी एडवांसमेंट किए जाते हैं। देखो क्या, दे आर कोटेड विद पेस्टिसाइड और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सॉइल बॉर्न डिजीजेस। उनमें पेस्टिसाइड चढ़ाते हैं, कीड़े मारने वाली दवाइयाँ, जिससे ज़मीन से पैदा होने वाली बीमारियाँ उनको ना हो, क्योंकि ज़मीन में डालेंगे उनको। न्यूट्रिएंट हेल्प इन सीड टू जर्मिनेट एंड ग्रो, और जो न्यूट्रिएंट लगाया आपने, पेस्टिसाइड तो लगाए थे, न्यूट्रिएंट लगाए वो उसको जर्मिनेट करने में मदद करेंगे। सीड आर सोन बाय ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग इन विच सीड्स आर मैनुअली स्कैटर्ड बाय ए फार्मर, और सीड को बोया जाता है ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग से, कहीं कहीं ब्रॉडकास्टिंग मतलब प्रसारण, हाथ से फेंकना, जिसमें हाथ से फार्मर फेंकता है। दिस मेथड डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट सीड यूनिफॉर्मली, लेकिन इस मेथड से जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई बराबर डिस्टेंस पे जाना चाहिए, अच्छी हाइट पे जाना चाहिए, वो नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कुछ नए टूल बनाए हैं, तो हम दोनों टूल के बारे में पढ़ेंगे, पुराने टूल और नए टूल। तो देखो क्या होता था, ट्रेडिशनल टूल, परंपरागत टूल्स या हथियार, तरीके। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शार्प्ड लाइक ए फनल, तो ये फनल जैसा होता है, कीप जैसा होता है, आपको ये शायद पे कट गई है तो देख लेना आप अपनी बुक में। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, और उन्होंने कहा है कि एक फनल जैसी चीज़ होती है, उसके बाद ये पाइप होते हैं यहाँ पे, तो ये नुकीले होते हैं, आप यहाँ पर सीड डालेंगे और ये इसको ज़मीन में गाड़ देंगे और इसको आगे की ओर खींचेंगे, तो जो आपने पाइप में गेहूँ डाले हैं वो यहाँ तक हॉलो होती है, छेद होता है इसमें, तो ये यहाँ से ज़मीन में मिल जाएगी। दीज एंड पायर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर, और ये सॉइल को पायर्स करते हैं, भेद देते हैं और उसके अंदर सीड जाके डाल देते हैं। अब दूसरी मशीन के बारे में बताएं, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मॉडर्न मशीन है, बोनी मशीन भी जिसको बोलते हैं। इसमें ऊपर एक कंटेनर होता है, उसमें डालते हैं हम बीज, और नीचे बहुत सारे लोहे के पाइप जो नीचे से पॉइंटेड होते हैं, जो मिट्टी में धंस जाते हैं, ऊपर से हम बीज डालते हैं, उसको ट्रैक्टर से खींचते हैं, तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ वो बीज छोड़ देता है। द मॉडर्न मेथड एम्प्लॉयज ए सीड ड्रिल, सीड ड्रिल आता है, इट हैज़ ए टैंक वेयर द सीड आर स्टोर्ड, हमने बता चुके हैं, ऊपर एक टैंक होता है जहाँ सीड को स्टोर कर देते हैं। इट हैज़ ए ड्रिल टू मेक फरोस इन दी सॉइल, इसमें एक ड्रिल होता है ताकि फरो हो जाए, उनमें खांचा बन जाए राइट डेप्थ का ज़मीन में। इट एंश्योर दैट सीड आर कवर्ड आफ्टर सोइंग, और इससे ये क्या होता है कि जो आप ना राइट डिस्टेंस पर डालते जाते हो बीज को, ये ज़मीन में मिट्टी में अंदर धंसेगा, लेकिन पॉइंटेड होगा, तो जी जहाँ छेद करेगा तो ऊपर से मिट्टी ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगी, तो इससे सीड ढक भी जाएगा। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, तो ये बर्ड के को मिलेंगे नहीं, अगर इनके ऊपर मिट्टी चढ़ जाएगी तो ये बचा लेंगे उसे। सीड ड्रिल से बीज बोने पर टाइम भी बचता है और लेबर भी, मतलब परिश्रम भी नहीं लगता है। अब है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, तो सॉइल को जैसे हमें न्यूट्रिएंट चाहिए वैसे सॉइल को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट देखो 12 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो उन्हें चाहिए पड़ते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सारे चाहिए, और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर पता चल जाएगा पर हेक्टेयर कितने किलोग्राम चाहिए, 150, 60, 120, ये सारे के सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। मोलिब्डेनम बहुत कम, कॉपर बहुत कम, जिंक बहुत कम, ये मैग्नीज बहुत कम, तो आपको देने तो पड़ेंगे। देखो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, पोटेशियम भी देना पड़ता है ज़्यादा, इन्हीं की खाद डालते हैं। फिर एडिंग न्यूट्रिएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए भाई न्यूट्रिएंट नहीं डालोगे तो वो बढ़ेंगे कैसे, तो बहुत ज़रूरी है। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम देखो जब से ज़्यादा मात्रा में चाहिए, नीड्स टू बी एडिड टू द सॉइल बिफोर प्लांटिंग द सीड, और सीड को प्लांट करने से पहले, सीड को लगाने से पहले मिट्टी में ये होना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर और मैन्योर और बाय एडिंग फर्टिलाइजर टू दी सॉइल, तो ये हमें मिट्टी में पौधे लगा देंगे, पौधे बढ़ेंगे तब कब, जब उसमें न्यूट्रिएंट होंगे, तो पहले न्यूट्रिएंट देना है, और न्यूट्रिएंट देने के लिए हम या तो उसमें मैन्योर या खाद डालते हैं, या दूसरा है फर्टिलाइजर या उर्वरक डालते हैं। दिस इंक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब उसके बाद जो है वो है हम कैसे खाद डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, क्या क्या करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब के लिए थैंक यू।